हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अ, जो बनाई थी उस पर पहला जो था वो पोषण पे था, और नेक्स्ट जो वीडियो था वो श्वसन पे था। तो पोषण में हमने जाना पोषण के बारे में, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हमने श्वसन के बारे में जाना, श्वसन में कौन कौन से क्रियाएं हो रही थी, किस प्रकार से सांस लिया जा रहा था और श्वसन का मुख्य काम क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम का, वो है संवहन। ठीक है, जैव प्रक्रम में कुल 4 भाग थे: पोषण, श्वसन, संवहन और उत्सर्जन। जिसमें से हमने दो पर चर्चा कर चुके हैं, और तीसरा जो है वो संवहन है। इसके बाद जो है वो है उत्सर्जन। तो आज हम जानेंगे संवहन के बारे में। संवहन होता क्या है, संवहन क्यों ज़रूरी है, संवहन का कार्य क्या होता है, वो हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संवहन होता क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक वाहन से हम लोग सामान को ले जाते हैं और ले आते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो जिस जैसे मान लीजिए हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो हम किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वो संसाधन कहलाता है। तो हम जानेंगे संवहन तंत्र क्या है। ठीक है, जैसे मानव शरीर में खून का दिल से चलकर पूरे शरीर में जाना और वापस दिल में आना, यही संवहन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रक्त ही संवहन तंत्र का एक माध्यम है। ठीक है, मनुष्य में जैसे देखिए डिफिनेशन क्या दिया गया है, परिभाषा इसकी जो होगी वो क्या होगी: मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थ की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या दिया है: भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों का निरंतर आपूर्ति। तो आपूर्ति कैसे होगी? हमारे शरीर में सभी अंगों, सभी छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं, या फिर कह सकते हैं सभी छोटे मोटे अंग जितने भी दिए गए हैं, उन सबको हम जान सकते हैं कि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है। ठीक है, विदाउट न्यूट्रिशन यानी कि बिना पोषण के कोई भी चीज़ सही से वर्क नहीं कर सकती। ठीक, तो क्या होता है कि अब पोषण, न्यूट्रिशन हमने लिया, पोषण हमने लिया, पोषक पदार्थ हमने ग्रहण किया, उसके बाद भोजन लेने के बाद वो भोजन पचा, पचने के बाद वो शरीर, पूरे शरीर को चाहिए। ठीक है, सभी अंगों को चाहिए। तो वो क्या होता है कि पदार्थ जो होते हैं, जो भोजन पोषक पदार्थ होते हैं, वो पचने के बाद खून में मिल जाते हैं। ठीक है, और वो जो रक्त होता है वो हृदय में जाता है, और हृदय क्या करता है, पंप करता है। और पंप करने के बाद रक्त क्या होते हैं कि धमनियों द्वारा सभी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रक्त होता है, ब्लड होता है, ये संवहन तंत्र का एक बहुत ही अ, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक, संवहन तंत्र के जो सबसे अच्छी भूमिका निभाता है वो है ब्लड, आपका रक्त होता है। वो क्या करता है, जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध रक्त, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, और सभी अंगों में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ होता है, फेफड़े में जब आता है, उसके बाद ब्लड फेफड़े में जाता है, वहाँ पर उसमें जो रक्त होता है, रक्त में ऑक्सीजन घुल जाता है और पूरे अंगों तक पहुँचाया जाता है। अब क्या होता है कि जब अंगों में ऊर्जा, सभी कोशिकाओं में जब ऊर्जा बनती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः लेकर आकर फेफड़े में छोड़ देता है। ठीक, ये क्रिया है। ठीक है, और वो हृदय में आता है पहले, और हृदय से कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। हृदय से सभी अंगों में जाना और सभी अंगों से पुनः हृदय में आना, यह क्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। अब हम देखेंगे मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव एवं इसके प्रकार। क्या देखेंगे, मानव संवहन तंत्र एवं मुख्य अवयव और इसके प्रकार। तो मानव का जो संवहन तंत्र है उसमें सबसे पहला क्या होगा, हृदय होगा, उसके बाद रक्त नलिकाएं, धमनी व सिरा, और उसके बाद हम देखेंगे वहन जो माध्यम है, रक्त व लसिका है। ठीक है,
हृदय के बारे में जानेंगे, रक्त नलिकाओं के बारे में जानेंगे और वहन माध्यम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें दी गई हैं इनके बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं कि रक्त दिया गया है, ठीक है। रक्त में जो दिया गया है, रक्त इसके भी दो भाग पार्ट दिए गए हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो पहला क्या है, ठोस अवयव, ठीक है। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रक्त का जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो ठोस अवयव होती हैं। और ये क्या है, द्रव्य अवयव, जिसको प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड वाला जो द्रव्य अवयव है, इसमें पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवशेष जैविक, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक पदार्थ जो होता है वो खनिज तत्व होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ठोस अवयव के बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में। ये क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल में यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, इसमें O2 CO2 का वहन होता है, ठीक है। ये O2 ऑक्सीजन आता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाता है, यानी कि पुनः उसको सभी अंगों से हृदय तक पहुंचाया जाता है और ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाया जाता है, सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। और शरीर को रोग मुक्त, इसमें देखेंगे हीमोग्लोबिन यानी एचबी रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है, एचबी होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। अब जिन जंतुओं के शरीर में जिन जंतुओं के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उनका ब्लड लाल नहीं होता है, और जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनका रक्त कैसा होता है, उनका रक्त लाल होता है। उसके बाद हम देखेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या मुख्य योगदान होता है, ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करती हैं। ये क्या करती हैं, रोगों से लड़ती हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, रोगों से लड़ती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे रक्त में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं इनका क्या है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कट पिट गया तो उसमें समय क्या होता है, जब प्लेटलेट्स हमारे मजबूत होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको जल्दी से थक्का बना देते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिका क्या होती है, रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती हैं। तो रक्त वाहिका जो होती हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, ठीक। रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन वाहिकाओं का प्रयोग करता है, जिस प्रकार से मोटर गाड़ियों को चलने के लिए, रेलगाड़ी को चलने के लिए एक पथ होता है, एक रास्ता होता है, ठीक। उसी प्रकार से रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक वाहिका होती है, एक नली होती है, एक रास्ता होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाहिका कहते हैं। तो रक्त वाहिका जो होती है वो धमनी, ठीक है, धमनी और सिरा से होकर गुजरती है, ठीक। ये धमनी से और सिरा से होकर जाती है। तो यहाँ धमनी और सिरा का क्या योगदान होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि धमनी का क्या कार्य है और सिरा का क्या काम होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले धमनी के बारे में। धमनी क्या है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद में क्या है कि फुसफुस धमनी अपवाद में है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं अभी। फुसफुस धमनी के बारे में हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि धमनी जो होती है, धमनी की भित्ति जो होती है मोटी होती है, अधिक लचीली होती है। और उसके बाद बात करते हैं इनमें क्या होता है, धमनी में क्या होता है, इनमें वाल्व नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये सतही नहीं होते हैं, ऊतकों के नीचे पाए जाते हैं, यानी कि डीप सीटेड पे पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिरा की, तो सिरा में क्या होता है कि सिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत मतलब क्या होता है कि जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके पाई जाती है, वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एक अपवाद है जो फुसफुस सिरा पर अपवाद है, ठीक है। और सिरा के विभिन्न भित्ति कम मोटी कम लचीली होती हैं, ठीक है। और इनमें वाल्व लगे होते हैं, इनमें क्या लगे रहते हैं, वाल्व, ताकि क्या हो, ब्लड जो हो वो वापस न चला जाए, ठीक। और इसके बाद हम देखते हैं ये सतही होती हैं, यानी कि सुपरफिशियल होते हैं।
ये सतही होते हैं, ये सतह पर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए जो रेखा चित्र बनाया गया है उसके बारे में देखेंगे। इसमें दिया गया है, तो यहाँ हम देखेंगे जो फुसफुस है, जो फेफड़ा है, ठीक है, यानी कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, फुसफुस जिसको बोला जाता है, फेफड़ा बोला जाता है, ठीक है, उससे क्या जुड़ा होता है, उससे हम देखते हैं फुसफुसीय शिरा जुड़ा होता है। तो अभी हमने बात किया था जो अपवाद में था फुसफुसीय शिरा और फुसफुसीय धमनी जो थी वो अपवाद में थी। अपवाद क्यों होता है? अभी हमने बात किया था कि सभी शरीर के अंगों तक खून को ले जाने का काम कौन करता है, ठीक है, तो वो क्या करती है, धमनी करती है, यानी कि सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त अब जो मान लीजिए सभी अंगों तक पहुंचाया जा रहा है तो ऑक्सीजन युक्त पहुंचाया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अनऑक्सी, ठीक है, अनऑक्सी ब्लड जो होता है वो फुसफुस यानी कि फेफड़े तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात की जाती है कि हृदय से जुड़े होने की, तो हृदय से सभी अंगों तक खून कौन लेकर जाता है, धमनी, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड होते हैं। लेकिन वहीं हम अगर बात करें फुसफुस धमनी की, तो वो क्या करती है, बिना ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, जो सभी अंगों से आएगा उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, उसके बावजूद वो क्या करती है कि वो हृदय से फेफड़े तक अनऑक्सीकृत जो ब्लड है उसको फेफड़े तक पहुंचाती है। वही काम फुसफुस शिरा का भी होता है। फुसफुस शिरा जो होता है, शिराओं का काम क्या होता है कि अनऑक्सी जो बिना ऑक्सीजन के ब्लड होते हैं उनको सभी अंगों से कहाँ तक, हृदय तक लाना, ठीक। तो वो फेफड़े से होकर के हृदय में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर आती हैं। ये अपवाद है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि देखेंगे फुसफुस सिरे से जो फेफड़ा होता है उससे फुसफुस सिरा जुड़ा होता है और वो क्या करता है, बाएं अलिंद में आकर के जुड़ता है। वहाँ पर वो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो बाएं अलिंद में लाकर गिराता है। बाएं अलिंद नीले जो होता है वो क्या करता है, बायां नीले, और जो दायां नीले है, ठीक है, बायां नीले क्या करता है, वो प्रेशर इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड पंप करने के बाद ब्लड कहाँ, ब्लड निकल कर धमनी के द्वारा, प्रमुख जो धमनी है जिसको महाधमनी बोला जाता है, इसके थ्रू सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक। सभी नसों में जो ब्लड दौड़ रहा है वो किसके थ्रू दौड़ता है, बायां नीले के द्वारा। बायां नीले जब पंप करता है तो क्या करता है, जो ब्लड होते हैं हृदय के अंदर जो होते हैं वो ब्लड पंप के द्वारा आगे बढ़ते हैं और नसों में दौड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं हम जो चौथा नंबर आता है वो शरीर के सभी अंग है, ठीक है, शरीर के सभी अंग। अब शरीर के सभी अंगों तक ब्लड पहुंच गए, अब ब्लड को वहां से लाने का काम कौन करता है, वहां की महाशिरा करती है, जो प्रमुख शिरा के नाम से जानते हैं। वो क्या करती है, अनऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, जो ऑक्सीजन जिसमें खत्म हो जाता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, उन ब्लड को लेकर के वो कहाँ आती है, वो दाएं अलिंद में आकर गिरती है और दायां अलिंद से वो गिर करके वो दायां नीले में जाती है और दायां नीले जब पंप करता है तो वो पुनः क्या, फुसफुस धमनी के द्वारा कहाँ पहुंच जाती है, फेफड़े में पहुंच जाती है। यही चक्र लगातार चलता रहता है, ठीक है। और ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा हृदय, 72, 72, 70 से 72 बार धड़कता है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक। तो इसी कभी कभी हम डॉक्टर से देखते हैं कि डॉक्टर हमारी नब्ज चेक करता है, तो नब्ज में वो क्या चेक करता है, नब्ज में वो यही चेक करता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड की रफ्तार जो है, रक्त की जो खून की रफ्तार है वो सही ढंग से चल रही है कि नहीं, यानी कि हमारा दिल की धड़कन जो होती है और ब्लड का सर्कुलेशन जितनी बार लप डप की क्रिया करेगा हृदय उतनी ही स्पीड से हमारी ब्लड चलती है, यानी कि नब्ज कितनी चलेगा, अगर हमारा 70 से 72 चलता है उसी हिसाब से नब्ज भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो दिए गए हैं कि मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर को परिसंचरण करता है, ठीक है। मानव हृदय जो क्या होता है, एक पंप की भांति होता है, एक पंप की तरह होता है, ठीक। और ये क्या करता है, ये एक पंप की तरह होता है, ये सारे शरीर में रुधिर को परिसंचरण करता है। अलिंद में, अब अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप, ठीक है, से रुधिर भेजना होता है। शरीर शरीर में कौन भेजता है, नीले। अब इसके बाद हम देखते हैं
देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दिया गया है हृदय का, ठीक। अब इसमें देखिए हृदय का जो अनुप्रस्थ काट दिया गया है, इसमें क्या है, ये देखिए ये नीलय हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये फुसफुस शिराएं हो गई, ये फुसफुस धमनी है, और ये महाधमनी, ठीक। महाधमनी से क्या होता है, देखिए महाधमनी कहाँ से जुड़ी हुई है, नीलय से, ठीक। और महाशिरा कहाँ से जुड़ा हुआ है आपका, वो किससे जुड़ा हुआ है, दायां नीले से, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, भाग के महाशिरा और भाग का ऊपरी सिरा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में जाने से दिशा में दिशाओं को रोकने का सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब हृदय में आप लोग देखेंगे कि जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो अलिंद होते हैं, उनमें से जब ब्लड आते हैं नीले में, तो वो क्या करते हैं, वाल्व के द्वारा रोक लिए जाते हैं, ठीक, ताकि वो क्या हो सके, ऊपर न जा सकें, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे लसिका के बारे में। लसिका क्या होता है, तो यह एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होते हैं, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लासिका वहन में सहायता करती है, किसमें सहायता करती है, वहन में, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, यानी कि पौधों में परिवहन, पादपों में परिवहन, इसमें जाइलम और फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों का इनमें, जैसे भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और पोषण पदार्थों को एक स्थान से, मान लीजिए पोषक पदार्थ हैं जड़ों के द्वारा, पानी और पोषक खनिज लिए गए, तो वो पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको दिल्ली से मुंबई जाना हो, तो एक साधन का प्रयोग करते हैं ना, किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ से हम किसी न किसी रूप में वहाँ तक पहुँचना है, तो कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार से जड़ों से पत्तियों तक को भोजन को ले जाना, पानी को पहुँचाना, खनिज लवणों को पहुँचाना किसी न किसी माध्यम के द्वारा होगा, ठीक। तो वो जो माध्यम होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे जाइलम के बारे में कि जाइलम होता क्या है। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है। वहन यानी कि एक वो पहुंचाता है, लेकर जाता है, ठीक है। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भागों का वहन करता है, ठीक है। जाइलम क्या होता है, जड़ों से पहुंचाता है खनिज लवणों को, पानी को, कहाँ, पत्तियों में, और पत्तियों में भोजन बनने के बाद फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, वो अन्य भागों तक वहन करता है, यानी कि सभी अंगों तक जहाँ जिसकी जरूरत होती है उसको वो भोजन को पहुंचाता है, ठीक। अब यहाँ देखेंगे जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जब मृदा के जड़ों में प्रवेश कर जाता है, तब इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल के ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यदि जल पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है, यह प्रकरण जो होता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रक्रम द्वारा पौधों के निम्न रूप से सहायता मिलती है, जल की अवशोषण एवं जड़ की पत्तियों तक जल तथा विलीय खनिज लवणों का ऊपरमुखी गति में सहायता होता है, ठीक है। जो जाइलम और फ्लोम होते हैं, इनका मुख्य सहायता से क्या होती है कि खनिज लवण, पानी, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुँचाई जाती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर मुखी, ठीक। और उसके बाद देखते हैं पौधों के ताप नियमन में भी सहायता करती हैं। तो जो जाइलम फ्लोएम है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि तापमान को नियंत्रित करने के लिए, नियमन करने के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं और बहुत ही लाभदायक होते हैं। और अगर हम बात करें कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यानी कि पौधों में जो भोजन पत्तियों में बन रहा है वो सभी अंगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अगर पहुंच रहा है तो किस माध्यम से पहुंच रहा है, तो इसके बारे में हम जब जानेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में विलीय पदार्थों का वहन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में विलीय पदार्थों का वहन जो होता है, स्थानांतरण जो होता है,
वहन जो क्या होता है स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। ठीक। अब इसके बाद स्थानांतरण पत्तियों के पौधों के शीर्ष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि अधोमुखी और क्या बोलते हैं इसको, ऊपरमुखी और अधोमुखी। अधोमुखी का मतलब क्या होता है नीचे की तरफ, और ऊपरमुखी का मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ। तो जब भोजन बन जाता है और इन सब तत्वों का जो वहन होता है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे मानव के उत्सर्जन के बारे में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।